आपका स्वागत है हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में। मैं हूं होस्ट सीमा सिंह। आज सुनिए हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार रूप सिंह चंदेल की लिखी हुई कहानी पीके। बाल भवन के पास चाय की दुकान पर वो मित्र के साथ चाय पी रहा था। उनके हाथों में चाय के छोटे गिलास थे और वे दुकान और सड़क के बीच दुकान के निकट ही बातों में मशगूल थे। लंबे समय बाद वो मित्र से मिला था जो उन दिनों पास के कैनरा बैंक में पीओ था। वे बातों में इतना तल्लीन थे कि सामने खड़े शख्स को नहीं देख सके, जिसकी कमर हल्की सी झुकी हुई थी, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी और सिर पर बेतरतीब बिखरे रूखे सफ़ेद बाल थे। कपड़े चीकट और फटे हुए थे। प्रथम दृष्टया उसे कोई भी पागल समझ सकता था, लेकिन वो पागल नहीं था। शायद देर से वो उनकी ओर अपना दाहिना हाथ फैलाए खड़ा हुआ था, लेकिन हमारी बातों का अंतहीन सिलसिला देख आखिर उसने बुदबुदाते हुए कहा, बाबूजी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, फिर भी उसने सुना और उसकी ओर मुड़ा। उसका हाथ पर्स पर जा टिका, लेकिन पर्स निकालता कि उससे पहले मित्र ने उससे पूछा, चाय पियोगे? उस व्यक्ति के चेहरे पर सकुचाहट उभर आई। मित्र ने उसके लिए चाय और समोसे का आदेश दिया और एक कुर्सी खिसकाकर उसे बैठने के लिए कहा। क्या हाल है? मित्र ने उसके बैठते ही पूछा। ठीक है, वो बुदबुदाया। उसकी आवाज़ कठिनाई से उन तक पहुंची। तुम जानते हो इसे? उसने मित्र से इस प्रकार पूछा कि वो सुन न ले। इस बीच चाय सर्व करने वाला लड़का उसे चाय और 2 कागज़ की प्लेट में समोसे पकड़ा गया था। वो समोसा को तरने में तल्लीन था और मित्र उसे धीमे स्वर में बता रहा था, रोज़ ही जब मैं चाय पीने आता हूँ ये आ जाता है, कौन है नहीं जानता। वे दोनों फिर बातों में मशगूल हो गए थे। मौसम सुहावना था। मध्य मार्च की जाती हुई ठंड थी, लेकिन इतनी नहीं कि गर्म कपड़े के बिना रहा न जा सके। सामने पेड़ों के सूखे पत्ते नीचे फैले हुए थे और नई कोपलें निकल आई थीं। हल्की गर्माहट लिए हवा सरसरा रही थी और पेड़ पर चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। बैंक के एटीएम में लंबी लाइन थी। लोग नोटबंदी की मार से उबर नहीं पाए हैं। मित्र से बात करता हुआ वो सोचने लगा था, बावजूद आरबीआई की सूचना के कि नोटों की कोई समस्या नहीं, 500 और 200 के नोट हर बैंक को भेजे जा रहे हैं, लेकिन किसान थे कि आत्महत्याएं कर रहे थे और उड़ीसा में एक परिवार कई दिनों से भोजन न मिलने पर पेड़ की छालें खाकर मर गया था। पैसों के लिए तरसते, अपने पैसों के लिए। तब तक 70 से अधिक लोग जान गंवा चुके थे। दिल्ली में ही कई बुजुर्ग एटीएम की लाइन में खड़े खड़े दिल का दौरा पड़ने से दुनिया को अलविदा कर चुके थे। मौतों के लिए सरकार लोगों की बीमारी को दोष दे रही थी। पंक्ति में घंटों खड़े होने, खाली हाथ लौटने, थकान के बावजूद फिर जा खड़े होने को कारण नहीं मान रही थी। पूंजीपतियों को किसी ने परेशान नहीं देखा। इतिहास गवाह है कि सरकारें पूंजीपति चलाते हैं, लोकतंत्र है तो क्या। तुम्हें देर हो रही है? उसने मित्र से पूछा। काम निपटा आया हूँ, मैनेजर संभाल लेगा। बैठे? उसने मित्र को प्रस्ताव दिया। वो समोसा खा चुका था और चाय सुड़क रहा था। दोनों उसी के बगल में कुर्सियां खींचकर बैठ गए। वहाँ पेड़ से छनकर आती हल्की धूप थी और अच्छी लग रही थी। चाय सुड़कता वो उसे गौर से देख रहा था। उसने उसे उस प्रकार घूर कर देखते हुए पूछ लिया, मित्र, मेरे चेहरे पर कुछ खास खोज रहे हो? वो सकुचा गया, फिक से हंसा और सड़ाक की आवाज़ के साथ चाय सुड़की। गले में लग जाएगी चाय, भाई इत्मीनान से पियो। वो बोला, और मंगा दूँ? उसके चेहरे पर एक प्रकार की दयनीयता उभर आई। सिर हिलाकर उसने मना किया और गुमसुम होकर कुछ सोचने लगा। दोनों मित्र पुनः बातों में डूब ही रहे थे कि उसकी मिनमिनाती हुई आवाज़ सुनाई दी। बुरा ना माने तो? किससे कह रहे हो? उसने पूछा। आपसे। नहीं, बुरा क्या मानना, बोलो। आप विनोद पांडे हैं ना? हैं आप? इस बार उसके अचकचाने की बारी थी। मित्र कभी उसे तो कभी उस व्यक्ति की ओर देख रहा था। वो ही करके हंसा। मैं देखते ही पहचान गया था। वो पहले की अपेक्षा अधिक खुल गया था कि आप विनोद पांडे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। विनोद मस्तिष्क में उसे पहचानने के लिए बल देता हुआ बोला।
कुछ देर तक वो कभी विनोद को तो कभी उसके मित्र की ओर देखता रहा, जो लगभग प्रतिदिन ही उसे चाय पिलाता था। फिर बोला, मैं पीके। पीके? विनोद ने पुनः मस्तिष्क पर जोर डाला और सोचने लगा। वो समझ गया कि 25 साल पहले के पीके को विनोद कैसे याद कर सकता है। हुलिया भी बदला हुआ है उसका। खड़ा होता हुआ बोला वो, मैं प्रेम कुमार शर्मा हूँ, विश्वविद्यालय में अटेंडेंट था लाइब्रेरी में। और ओह आप? विनोद तपाक से खड़ा हुआ और उसे पीके को गले लगाते हुए फिर उसी कुर्सी पर बैठा दिया जिससे वो उठ खड़ा हुआ था, और मित्र से बोला, एक एक चाय और। फिर पीके की ओर मुड़कर पूछा, क्या हाल बना रखा है? बस इतना ही बोल पाया पीके और उसकी आंखें पनिया गईं। देर तक चुप्पी पसरी रही। इस बीच चाय आ गई। चाय का कप थामे पीके कभी विनोद को तो कभी उसके मित्र की ओर देखने लगा। काफ़ी देर बाद वो बोला, आप इन दोनों कहाँ हैं? मैं मुंबई में हूँ, एक डिग्री कॉलेज में। ओह, परिश्रम सार्थक रहा, पीके बोला। आपका सहयोग, अब अपनी कहें ये? पीके की आंखें फिर पनिया आईं और वो अपने विषय में बताने लगा। इस बीच विनोद का मित्र अगले दिन फिर मिलने के वायदे के साथ ऑफिस चला गया था। वो मेरठ विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा था और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष की विशेष अनुकंपा पाकर उसने वहाँ के केंद्रीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त कर ली थी। पढ़ने के लिए सप्ताह में 1 और कभी 2 दिन वो वहाँ जाया करता था। पारिवारिक स्थितियां ऐसी थीं कि वो बंगलो रोड के एक प्रशासक के यहाँ काम करता था। सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक। रविवार को अवकाश होता और उस दिन वो सुबह 8 बजे ही पुस्तकालय पहुँच जाया करता और शाम 7 बजे के बाद तक बैठता। काम के दिनों में यदि वो प्रकाशक के काम से कहीं निकला होता तब कुछ समय के लिए पुस्तकालय में बिता लिया करता था, या त्योहारों के दिन रविवार की ही भांति वहाँ जाता। लेकिन बहुत कम ऐसे त्यौहार थे जब प्रकाशन बंद होता था। माह में 4 या 6 दिन जाने से उसके कार्य में प्रगति नहीं थी और उसके निर्देशक ने कहना शुरू कर दिया था कि यदि वो काम नहीं कर पा रहा तब पीएचडी का स्वप्न छोड़ क्यों नहीं देता। उसके निर्देशक मेरठ में कॉलेज के विभागाध्यक्ष थे और दूसरे तीसरे माह कार्य की प्रगति दिखाने उसे उनसे मिलने मेरठ जाना पड़ता था। 2 वर्ष बीत चुके थे लेकिन वो एक अध्याय भी पूरा नहीं कर पाया था। कितनी बार निराशा के गर्त में डूबकर उसने शोध छोड़ देने के विषय में सोचा, लेकिन हर बार अंदर से एक आवाज़ आती कि एक बार हताश होकर छोड़ा तो हताशा जिंदगी भर तेरा पीछा करती रहेगी और कोई भी कार्य तो पूरा नहीं कर पाएगा। क्या प्रकाशक के यहाँ ही पुस्तकों के बंडल बांधते, उन्हें कॉलेजों और विद्यालयों में पहुँचाते, प्रूफ पढ़ते और प्रकाशक की झिड़की सहते काटनी है, या कुछ बेहतर करना है? बेहतर करना है तब शोध पूरा कर, रास्ता निकाल। और रास्ता निकाला था उसने। वो रास्ता उसे प्रेम कुमार यानी पीके के निकट ले गया था। प्रेम कुमार वहाँ तब जूनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट था और उसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से 3 बजे तक होती थी। विशेष रूप से उसने ये समय ले रखा था। उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ाने जाता था। वो तीमारपुर के एक सरकारी फ्लैट में उन दिनों सब लेटिंग में किराएदार था। बाद में पीके के अनुसार सीनियर अटेंडेंट बनते ही किसी प्रकार मेडिकल आधार पर उसने विश्वविद्यालय का मकान हासिल कर लिया था। ये तब की बात थी जब उसने पीएचडी का काम समाप्त कर लिया था और पुस्तकालय जाना बंद कर दिया था। एक दिन वो एक संदर्भ ग्रंथ खोज रहा था जो कैटलॉग में तो था लेकिन उसे रैक पर नहीं मिल रहा था। वो पीके के पास गया और उसने उससे सहायता मांगी। पीके ने उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा और आध घंटा में संदर्भ ग्रंथ ले आया। उसने धन्यवाद दिया। तब मुस्कुराता हुआ पीके बोला, जब भी कोई कठिनाई हो मुझे बता दिया करें बिना संकोच के। जी जरूर, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और ग्रंथ खोलने लगा था। लेकिन उसने अनुभव किया था कि पीके उसके पीछे खड़ा पिछली डेस्क में एक युवती से बात कर रहा था। उसने अपनी सीट निश्चित कर रखी थी। सुबह जल्दी पहुंचने का उसे लाभ मिलता और वो अपनी परिचित सीट पर जा बैठता। उसके पहुंचने के 5-10 मिनट बाद उसके पीछे की डेस्क पर ठीक उसके पीछे वो युवती आ बैठती थी और उसे आश्चर्य होता कि शाम उसके जाने के समय भी वो युवती उसी प्रकार सिर गड़ाए पढ़ लिख रही होती थी।
उसने अनुमान लगाया था कि संभवतः वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही होगी, तभी इतना घोर श्रम कर रही थी, या उसी की भांति वो भी किसी विषय में शोध कर रही थी। उसने एक बार सोचा कि उससे पूछे, लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि उसकी ओर देखने का साहस भी वो जुटा नहीं पाता था, बात करना तो दूर। और लड़कियों से बात करने में वैसे भी उसके पैर कांपने लगते थे। उस दिन जब उसने पीके को उस लड़की से खुसुर फुसुर करते सुना, तब अनुमान लगाया कि उस लड़की को भी उसी की भांति किसी पुस्तक की आवश्यकता होगी और उसी विषय में वो पीके से बात कर रही होगी। कुछ देर बाद पीके चला गया और वो अपने काम में व्यस्त हो गया था। दोपहर वो लंच करने बाहर जाता, कभी छोले कुलचे तो कभी स्नैक के साथ केवल चाय। उस दिन चाय के लिए जब बाहर निकला, पीके अपने एक अटेंडेंट साथी के साथ गेट के बाहर बातें करते मिल गया। उसे देखते ही पूछा, कहाँ चले बाबू? चाय पीने। मैं पिलाऊंगा चाय आज आपको, पीके बोला और साथ हो लिया था। वो कुछ बोल नहीं पाया था तभी, लेकिन उसके मन में एक बात पैदा हुई थी। उसने सोचा था कि चाय पीते हुए वो पीके से अपनी बात कहेगा। ये मेरे सहयोगी नबालियाँ हैं, 10 बजे से 5 बजे तक की ड्यूटी पर हैं, पीछे बैठते हैं। उसने नबालिया से हाथ मिलाया। पीके की ड्यूटी 3 बजे तक है, उसके बाद आपको जब भी कोई पुस्तक की ज़रूरत हो और ना मिल रही हो तब मुझे बताएंगे। नबालिया बिना कुछ कहे ही अपनी सेवाएं अर्पित कर रहा था और वो सोच रहा था कि दुनिया में भले लोगों की कमी नहीं है। पीके ने 3 चाय का आदेश दिया और उससे कुछ खाने के लिए कहा। उसने इनकार कर दिया, जबकि वो सीट से ये सोचकर उठा था कि वो चाय के साथ मठरी या ब्रेड पकौड़ा लेगा, लेकिन चाय पीके पिला रहा था, उसे लेना उचित नहीं लगा था। पीके और नबालिया बात करते रहे और वो चुपचाप चाय पीता रहा और सोचता रहा कि अपनी बात अब कह ही देना चाहिए। तभी इसका अवसर पीके ने ही दे दिया। इतना चुप क्यों है मित्र? और तत्काल मुस्कुराते हुए, आपका नाम जानने की इच्छा है। मैं विनोद पांडे हूँ। और उसने संक्षेप में अपना शोध का विषय, कहाँ से कर रहा है और अपनी नौकरी की व्यवस्था बताई। वाह, बहुत अच्छा लगा विनोद जी, हम दोनों हापुड़ के हैं और एक साथ पढ़े हुए हैं। ये संयोग है कि एक साथ ही नौकरी कर रहे हैं, और उससे भी बड़े संयोग की बात कि दोनों ही जूनियर अटेंडेंट हैं। कहकर पीके ही करके हंसने लगा, लेकिन वो गंभीर बना रहा। उसके दिमाग में अपनी बात घूम रही थी। आप इतना गंभीर क्यों हैं? नबालिया, जो पीके से अधिक बातूनी लगा उसने पूछा। आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ। बेखटक कहें, पीके बोला। क्या जरूरी संदर्भ ग्रंथ मुझे घर ले जाने की सुविधा मिल सकती है? बस 1 हफ्ते के लिए। अगले रविवार लौटा दिया करूँगा, और यदि काम पूरा नहीं होगा तब यहाँ लाकर दोबारा ले जाया करूँगा। विनोद जी, ये मामूली बात आपने आज तक क्यों नहीं कही थी? पीके बोला। क्योंकि तब आपसे परिचय नहीं था। आपको लंबे समय से देख रहा हूँ, कभी पूछकर ही देख लिया होता। पीके एक क्षण भर के लिए रुका, फिर बोला, आप जानते हैं कि ये पुस्तकें इश्यू के लिए नहीं होती, लेकिन हम दे सकते हैं, बस सहायक लाइब्रेरियन को पता ना चले। आप 1 सप्ताह नहीं 15 दिन रखें, बस लौटा ज़रूर देंगे। आप लोगों की बहुत मेहरबानी। इसमें मेहरबानी की क्या बात विनोद जी, आप चिंता न करें, जो पुस्तक चाहिए बता देंगे, मैं अपने कार्ड पर या पर्ची बनाकर आपको दे दिया करूँगा। और यदि मेरी अनुपस्थित में चाहिए होगी तब नबालिया जी तो हैं ही। पीके ने नबालिया की ओर विजयी भाव से देखा था। बिल्कुल, नबालिया बोला, आप चिंता न करें विनोद जी, जल्दी से अपना शोध करें और कहीं प्राध्यापक बने। हमारी शुभकामनाएं। शुक्रिया आप दोनों का। पीके और नबालिया का सहयोग ही था कि उसने 1 वर्ष में शोध प्रबंध पूरा कर लिया था और उसके 1 वर्ष के अंदर डिग्री भी पा ली थी। सहयोग गाइड का भी था, जिन्होंने कभी बाधा नहीं पैदा की थी। उसके बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अनेक कॉलेजों में असफल साक्षात्कार देने के बाद मुंबई के एक महाविद्यालय में प्राध्यापक बनने में सफल रहा था। वहाँ सफल रहने की कहानी लंबी है और ये लगभग हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में उन दिनों दोहराई जाती थी और आज भी दोहराई जाती है। भला हो चेतन जी का, जिन्होंने उसके लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था। प्रिंसिपल से लेकर प्रबंधन तक, और वो प्रवेश पा गया था। वो सब यहाँ नहीं, यहाँ तो पीके ने जो बताया वो आपको बताना है।
जिन दिनों पीके से उसका परिचय हुआ उन दिनों उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी। पीके ने ही एक दिन गर्व के साथ बताया था कि उसके ठीक पीछे बैठी युवती उसकी पत्नी है। 3 वर्ष पहले दोनों की शादी हुई थी और तब वो केवल 8वीं थी। शादी के बाद उसने प्राइवेट हाई स्कूल किया था। पीके पत्नी की बहुत प्रशंसा किया करता था। पीके लगभग हर दिन उसे 11 बजे चाय पिलाने ले जाता और कभी भी चाय का भुगतान उसे नहीं करने देता था। लंच के समय पीके नबारिया के साथ चाय पीता था। उसकी पत्नी उसकी सीट के ठीक पीछे बैठी होती, लेकिन उसने न कभी उससे बात की और न ही उसकी पत्नी ने, जबकि वो पीके को उसके साथ आता जाता देखती थी। लड़कियों से बात करने के मामले में वो शुरू से ही संकोची रहा और यदि लड़की सुंदर ही नहीं अति सुंदर हुई तब उसकी जुबान तलवे से ही चिपक जाती थी। लेकिन उसे उत्सुकता तो थी ही कि इतनी सुंदर लड़की ने उस बदसूरत चचकारू चेहरे वाले व्यक्ति को कैसे पसंद किया जिसके तेल सने बाल हर समय सिर पर चिपके रहते थे। एक दिन चाय पीते समय उसने पीके से पूछ ही लिया और लगा कि जैसे पीके पूछे जाने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। विनोद बाबू, चेहरे पर प्रफुल्लता लाता हुआ वो बोला, सब किस्मत का खेल है। वो तो है ही। उसके ये कहते ही पीके ने उसके चेहरे की ओर देखा और ये भांपने का प्रयास किया कि कहीं उसने व्यंग तो नहीं किया था, जबकि उसने सहज भाव से ही कहा था। कुछ देर तक पीके गंभीर रहा, फिर बोला, हुआ ये कि मैंने एक मैरिज ब्यूरो चलाया था। मतलब लोगों की शादी के लिए जैसे करोल बाग का सचदेवा चला रहा है, उसका तो जाल पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। उसके विज्ञापन देखे हैं। उत्तर प्रदेशी क्यों, मुझे लगता है कि चंडीगढ़ की ओर जाते हुए रेलवे लाइन के दोनों ओर दीवारों पर मोटे मोटे अक्षरों में उसके विज्ञापन देखे हैं। आप भी वैसे ही? उसने प्रश्न किया। नहीं, मैंने छोटे स्तर पर शुरू किया था। कैसे? आप भी शुरू करना चाहते हैं? हंसा था पीके। नहीं नहीं, मैं क्यों करने लगा? सुंदर पत्नी पाने के लिए, जैसे मुझे सुमन मिली। ओह, वो अवाक पीके की ओर देखता रहा, फिर बोला, मिसेस शर्मा उस मैरिज ब्यूरो की देन है। उसकी बात सुनकर पीके मुस्कुराया। मैंने अपने ब्यूरो का विज्ञापन हिंदुस्तान और नव भारत टाइम्स में प्रकाशित करवाया। लोगों ने संपर्क किया, लड़के वालों ने और लड़की वालों ने भी। मैरिज ब्यूरो वालों का काम दोनों पार्टियों को मिला देना होता है। लोग संपर्क करते और जब उन्हें यकीन हो जाता कि मेरा ब्यूरो जेन्युइन है और मेरी फ़ीस भी कम है, तब बच्चों के बायोडाटा और फ़ोटो भेजते, जिन्हें मैं लड़के लड़की वालों तक पहुंचाता, उनके पतों के बिना। और जब कोई पार्टी किसी में रुचि लेती तब उन्हें सीधे संपर्क करने के लिए कहता और मेरा काम समाप्त हो जाता। कठिन काम था, जोखिम वाला? वो बोला। कोई जोखिम नहीं, क्योंकि मैं दोनों पार्टियों को कह देता कि मेरा मैरिज ब्यूरो है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं। आप एक दूसरे के बारे में स्वयं पता करें और आश्वस्त होने के बाद ही शादी करें। क्षण भर तक पीके को सोचता रहा, फिर बोला, आप भी एक दिन, और मेरा अनुमान है कि शोध पूरा करने के बाद शादी करेंगे। आज लड़की वाले शादी के लिए जितना परेशान रहते हैं, लड़के वाले कम नहीं। यह अनुभव आपको तब होगा। बहुत ही रहस्यमय स्वर में पीके बोला था। कैसे? पता नहीं लड़की कैसी आए, घर वालों के साथ एडजस्ट करेगी या नहीं, झगड़ालू हुई तो। ये बातें लड़के वालों को परेशान करती हैं और लड़की वालों की स्थिति तो सदैव एक सी रही है। सही, वो बोला, फिर पूछ लिया, मिसेस शर्मा से आपको कोई शिकायत? सुमन बहुत भली है विनोद बाबू। वो उस दिन सब कुछ बता देने के मूड में था। कुछ रुककर बोला, ब्यूरो के पहले विज्ञापन में सुमन के पिता ने सुमन का बायोडाटा और फ़ोटो भेज दिया। देखकर मैं चमत्कृत था। उन्होंने अपने दफ्तर का फ़ोन नंबर भी दिया था। मैंने अगले ही दिन उन्हें एक पीसीओ से फ़ोन मिलाया। वो एक दफ्तर में चपरासी हैं, 4 बेटियां, लड़का नहीं है। मैंने उन्हें लड़का देखने के बहाने यहाँ बुला लिया। 1 सप्ताह के अंदर वो विश्वविद्यालय में मुझे खोज रहे थे। उन दिनों मैं शक्ति नगर में एक कमरे के किराए के मकान में रहता था। मैंने उन्हें पूरा विश्वविद्यालय घुमाया, अपने यहाँ ठहराया, कमला नगर के अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करवाया। वो प्रसन्न। रात लड़के के विषय में जब उन्होंने पूछा, मैंने सीधे उन्हें अपना प्रस्ताव दिया। सुनकर वो गदगद। बोले, मुझे रिश्ता मंजूर है, आप अपने परिवार से मिलवा दें मुझे। बात किससे करूं? मैंने कहा, मैं ही हूं परिवार। माँ पिता की मृत्यु हो चुकी है और भाई बहन कोई है नहीं। गांव में कुछ खेत हैं, चाहे तो चलकर कल दिखा दूं। पीके ने दम लिया।
सुमन के पिता को गांव में रुचि न थी। उनके लिए इतना ही पर्याप्त था कि होने वाला दामाद अर्थात मैं विश्वविद्यालय में नौकरी कर रहा था। उन्होंने अगले दिन साथ चलकर सुमन को देखने का प्रस्ताव किया। कानपुर बहुत दूर नहीं। मैं गया। सुमन को मैंने फ़ोटो से ही पसंद किया हुआ था। बस आशंका थी कि सुमन मुझे पसंद करेगी कि नहीं, लेकिन उसने भी स्वीकृति दी और फरवरी में शादी हो गई। निश्चित ही भाग्यशाली हैं आप कि आपको सुमन जैसी पत्नी मिली, ही करके हंस दिया था पीके उन दिनों हाई स्कूल था और उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड से प्राइवेट इंटरमीडिएट कर रहा था। वही नहीं, नबारिया भी हाई स्कूल ही था और वो भी पीके के साथ प्राइवेट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इस प्रकार पीके की पत्नी और वो दोनों परीक्षार्थी थे। पीके उससे पहले 3 बार प्रयास कर चुका था और असफल रहा था। वो उसका चौथा अवसर था। विनोद बाबू, इंटर होता तब मैं आज जूनियर अटेंडेंट नहीं होता, मैं भी सीनियर हो चुका होता। ये कहते हुए पीके के चेहरे पर मायूसी उभर आई थी। इंटरमीडिएट करना इतना कठिन नहीं, कोशिश करें। और आपके विषय भी इतने कठिन नहीं हैं, न विज्ञान और न गणित जैसे विषय। अंग्रेजी मार देती है, हर बार उसी में फेल हो जाता हूँ। और हिंदी ही कौन सी सरल है विनोद बाबू। वो चुप रहा था। उस बार भी पीके और नबारिया फेल हो गए थे, जबकि सुमन अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण थी। प्रथम श्रेणी में कुछ अंक ही कम थे उसके। सुमन के उत्तीर्ण होने से पीके बहुत प्रसन्न था। सुमन को पत्राचार से बीए और डीपीएल से लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स करवाऊंगा। पीके उस दिन कैंटीन में नबारिया के साथ उसे गुलाब जामुन और समोसे के साथ चाय पिलाने की दावत देते हुए बोला, मेरी अग्रिम बधाई। मुस्कुरा दिया था पीके। सुमन ने बहुत ही सफलतापूर्वक बीए प्रथम वर्ष के साथ लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स किया और पीके ने अपने डिप्टी लाइब्रेरियन की सिफारिश से सुमन को एडहॉक सहायक अटेंडेंट लगवा दिया था। बीए करते ही सुमन वहाँ स्थायी हो गई थी और उन्हीं दिनों इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस में डिग्री कोर्स प्रारंभ किया। सुमन ने वहाँ प्रवेश लिया और उसमें सफल रही थी। साल बीतने से पहले ही विश्वविद्यालय ने सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के खाली पड़े पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिया, जिसके लिए प्रतिवर्ष कर्मचारी यूनियन दिसंबर से मार्च तक धरना प्रदर्शन करती थी और ये सिलसिला सालों से जारी था। 20 मांगें होती तो उनमें 10 या उससे भी कम मान ली जाती और शेष के साथ कुछ अन्य को जोड़कर अगले जाड़ों में यूनियन के लोग अपना अभियान शुरू कर देते। उन मांगों में किसी न किसी पद के खाली रिक्त स्थानों को भरने की बात अवश्य होती। ऐसा केवल पुस्तकालय के यूनियन वाले करते, ऐसा नहीं। केंद्रीय कार्यालय अर्थात विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विभाग की कर्मचारी यूनियन भी करती। वास्तव में ठंड में कमरों में बैठने के बजाय वे धूप सेकते और प्रशासन पर दबाव बनाकर कुछ भला कर्मचारियों का करते, लेकिन उससे अधिक यूनियन के पदाधिकारी अपना करते। अपने निकट के लोगों को यूनियन के पदाधिकारी नियुक्त करवाने में सफल रहते थे। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती थी। सुमन को ध्यान में रखकर उससे बीए करने के दौरान ही पीके यूनियन से संबद्ध हो गया था। उसने आगे की पढ़ाई को मेरे वश में नहीं आगे पढ़ना कहकर तिलांजलि दे दी थी। हर दिन शाम वो यूनियन कार्यालय में बैठने लगा था, पीके ने बताया। पत्नी सुमन के बीलिप करते ही एसपीए का विज्ञापन निकला, जिसकी यूनियन वालों को जानकारी थी। पीके ने अध्यक्ष और सचिव को ही नहीं, अपने लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन को पत्नी की नियुक्ति के लिए कहा और सुमन जूनियर अटेंडेंट से सीधे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट बन गई थी। पीके उस समय तक सीमा से अधिक वर्षों तक जूनियर अटेंडेंट रह चुका था, इसलिए सीनियर बनने में योग्यता बाधा न थी। वो सीनियर अटेंडेंट के पद पर पदोन्नत हो गया था। पीके अपनी नौकरी से प्रसन्न नहीं था और जानता था कि बुढ़ापे तक ही वो सुमन के पद पर पदोन्नत हो सकेगा, लेकिन सुमन के एसपीए बनने से वो प्रसन्न था और उसे मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस करवाने के विषय में सोचने लगा था। इस बीच वो एक बेटे का पिता भी बन चुका था। सुमन के प्रोबेशन समाप्त होते ही उसने उसे मास्टर डिग्री के लिए प्रोत्साहित किया। बेटा 3 साल को हो चुका था, स्कूल जाने लगा था। सुमन ने स्टडी लीव लेकर ग्वालियर विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री के लिए प्रवेश ले लिया। बेटे की देखभाल के लिए पीके को परेशानी थी, लेकिन 1 वर्ष की ही बात है, उसने संभाला था। बेटे की स्कूल बस 7:30 बजे मॉरिस नगर बस स्टैंड में आ रुकती थी। बेटे को बस में चढ़ाकर लाइब्रेरी पहुंच जाता। बस 3 बजे के बाद दौलत राम कॉलेज स्टैंड पर बेटे को छोड़ती थी।
3 बजे से 10 मिनट पहले ही वो ऑफिस से निकल लिया करता था। 5 मिनट का रास्ता भी नहीं था लाइब्रेरी से स्टैंड तक का। 1 वर्ष कब और कैसे बीता उसे पता ही नहीं चला। ग्वालियर से लौटने के 1 वर्ष के अंदर पीके दूसरे बेटे का पिता बन गया। छोटे बेटे के स्कूल जाना प्रारंभ करने तक सुमन पीए बन गई थी और इस बार भी विज्ञापन के माध्यम से ही उसने नियुक्ति पाई थी। उसके पीए का मतलब सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष। लाइब्रेरी में पीके अपना रुतबा बढ़ा मानने लगा था। प्रमोशन के बाद सुमन का स्थानांतरण फिजिक्स लाइब्रेरी में हो गया, जबकि पीके सेंट्रल पुस्तकालय में ही बना रहा। पीके ने अपना समय वही रखा, जबकि सुमन का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का था। घर सुव्यवस्थित रूप से चल रहा था और पीके सोच रहा था कि अफसर बनने के बाद भी उसके प्रति सुमन के मन में उतना ही प्रेम था जितना तब था जब वो विवाह होकर आई थी। वो सुमन से चुहल करके उसके मन के भाव जानने की कोशिश करता, लेकिन पहले की अपेक्षा अब सुमन कम बोलने लगी थी। इसे वो अफसर होने की स्वाभाविक प्रक्रिया मान रहा था। उसकी चुहल पर या तो सुमन दूसरे कमरे में चली जाती या आप भी क्या हर समय छिछोरी बातें करते रहते हैं सुमन मेरी। पीके आगे बढ़ता सुमन को आलिंगनबद्ध करने के लिए, उसे चूमने के लिए, लेकिन सुमन उसकी छाती पर हाथ रखकर उसे दूर करती, कहती ठीक है हो गया, बच्चे बड़े हो रहे हैं प्रेम जी। तो सुमन कुछ देर चुप रहती, फिर कहती जमाने से कह रही हूँ कि सिर पर इतना तेल ना थोपा करें, लेकिन ये तेल ही है जिसके कारण मेरे बाल झड़ने नहीं शुरू हुए हैं। सुमन को पीके के चेहरे पर चेचक के दाग अब और अधिक गहरे दिखाई देने लगे थे और वो सोचने लगी थी कि बढ़ती उम्र में उन दागों के कारण प्रेम का सांवलापन और अधिक गहरा गया था। उसे अब पीके के ढीले ढाले कपड़े भी बुरे लगने लगे थे। एक दिन उसने टोक ही दिया, इन सिलसिले पैंटों से निजात लो प्रेम जी, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे उन्हें आपकी तरह अटेंडेंट नहीं बनाना। बड़े होकर ये क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? सोचेंगे तो मैंने अपनी ओर से कहा, वे सोचने लगे हैं। बड़े ने कल कहा कि पापा को कपड़े पहनने की भी तमीज़ नहीं। सिलबिल्ले कपड़े पहनकर पिछले पेरेंट्स मीटिंग में पहुंच गए थे। मेरे दोस्तों को पता चला तो वे आज भी मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। ओहो, तो तुम्हें जाना चाहिए था मीटिंग में। आपको मालूम है कि उस शनिवार लाइब्रेरियन ने सभी असिस्टेंट लाइब्रेरियंस की मीटिंग बुला रखी थी, वरना आज तक तो मैं ही जाती रही हूँ। और सही कहूँ, सुमन ने पीके के चेहरे पर नज़रें गड़ा दी थी। केवल इसलिए आपको कभी नहीं जाने दिया कि बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। आपको एक शब्द अंग्रेजी बोलने नहीं आती। आप बच्चों की टीचर से बात क्या करते, और उससे भी बड़ी बात ये कि आप इसी वेशभूषा में जा पहुँचते वहाँ। और आखिर गए ही पिछली मीटिंग में। किसी बच्चे ने बड़े से कहा कि तेरे पापा क्या रिक्शा चलाते हैं? क्यों, रिक्शा चालक क्या इंसान नहीं होते? किसने कहा कि नहीं होते, लेकिन उनके बच्चे कॉन्वेंट में नहीं पढ़ते। चुप रह गया था पीके। ये शुरुआत थी, लेकिन सुमन पीके को जैसा बनाना चाहती थी वो बनने को तैयार नहीं था और घर में लड़ाई होने लगी थी। एक दिन तो सुमन ने यहाँ तक कह दिया कि उसने उसे कभी नहीं चाहा। ये मजबूरी की शादी थी, पिता की आर्थिक व्यवस्था के साथ समझौता था। तुम मेरे पैरों की धोवन भी नहीं। सुनकर अवाक था पीके। सोचता रहा था कि क्या नहीं किया उसने सुमन के लिए, हाई स्कूल से लेकर उसे मास्टर की पढ़ाई तक, और आज अफसर बनते ही। निराशा के गर्त में डूब गया था पीके। 15 दिनों तक घर में तनाव की स्थिति रही थी। दोनों जब लड़े, बच्चे स्कूल गए हुए थे। बच्चों को एहसास नहीं होने दिया था पीके ने और ना ही सुमन ने, लेकिन बच्चे बड़े हो रहे थे और समझ चुके थे कि माँ पिता के बीच तनाव रहने लगा था, और उस बार कुछ अधिक था। बड़े बेटे ने तो एक दिन माँ से कह ही दिया, मम्मी रोज़ रोज़ लड़ने से अच्छा होगा कि आप पापा से अलग हो लें। हम दोनों आपके साथ रहेंगे। मुझे भी पापा की आदतें पसंद नहीं, खासकर उनका रहन सहन और उनके गंदे दांत और बालों में चुपड़ा घना तेल। उबकाई आती है मम्मी। आप इतने दिनों रहीं कैसे उनके साथ? मैंने छोटे से भी बात की थी और वो भी अलग रहने को तैयार हैं। बच्चे ऐसा सोचते हैं। बेटे की बात सुनकर सोचने लगी थी सुमन, उसे अब अलग ही व्यवस्था करनी होगी। क्लास 4 की नौकरी करने वाले व्यक्ति की सोच और रहन सहन को नहीं बदला जा सकता। सुमन और पीके के बीच तनाव बरकरार था कि तभी सुमन बीमार पड़ गई। उसने पीके को नहीं बताया कि उसे तेज बुखार था, लेकिन पीके समझ गया और उसने स्वयं संवाद शुरू करते हुए उसकी तीमारदारी शुरू कर दी। लेकिन ज्वर जाने का नाम नहीं ले रहा था। कमला नगर के डॉक्टर तनेजा को दिखाया, टेस्ट करवाए और पता चला कि उसे जॉन्डिस था।
डॉक्टर तनेजा का इलाज होने लगा। पीके स्वयं सुमन को डॉक्टर के पास ले जाता, डॉक्टर के कहे अनुसार उसके भोजन की व्यवस्था करता, बच्चों की देखभाल करता। लगभग 10 दिनों तक सुमन बिस्तर पर रही। उतने दिनों पीके ने अवकाश लिया, लेकिन जैसे ही वो चलने फिरने योग्य हुई, वो उसकी और बच्चों की व्यवस्था कर लाइब्रेरी जाने लगा था। सुमन रिक्शा लेकर स्वयं डॉक्टर तनेजा के पास जाने लगी थी और कुछ दिनों बाद क्लिनिक बंद करके तनेजा स्वयं उसे देखने आने लगा था। हालांकि सुमन पूर्ण स्वस्थ थी, केवल कमजोरी थी और दवा के रूप में लिव 52 ही लेनी थी और कुछ परहेज थे। डॉक्टर तनेजा प्रायः 12 बजे से 1 बजे के बीच या सुबह 10 बजे आता। वो सुमन से 4 वर्ष छोटा था। स्मार्ट, 5 फुट 10 इंच लंबा, गोरा, गोल चेहरे पर काली दाढ़ी, कुल मिलाकर सुंदर व्यक्तित्व था उसका। उसने अभी तक विवाह नहीं किया था। मेडिकल कॉलेज में एक सहपाठी से उसे प्रेम हुआ था, लेकिन लड़की के घर वाले जाति को लेकर कट्टर थे। लेकिन उससे बड़ा कारण उन लोगों के लिए ये था, जैसा कि तनेजा ने समझा था, कि लड़की धनाढ्य परिवार से थी, जबकि तनेजा एक सामान्य परिवार से। उसके बाद तनेजा का मन उखड़ गया था, लेकिन जब वो सुमन से मिला, उसके प्रति तेजी से आकर्षित हुआ था और सुमन भी तनेजा को पसंद कर रही थी। सुमन और डॉक्टर तनेजा की मुलाकातें बढ़ने लगी थीं। सुमन के लाइब्रेरी जाना शुरू करने के बाद वो घर के बजाय उसके ऑफिस में मिलने जाने लगा था। पीके लंच के लिए प्रतिदिन घर जाता था 1 बजे और 1:30 बजे लौट आता था। यह उसकी पुरानी आदत थी, जबकि सुमन लंच लेकर जाती थी। एक दिन बच्चों की बस सुबह 8 बजे स्टैंड पर पहुंची। 8 बजे पीके को लाइब्रेरी खुलवानी होती थी। बच्चों को छोड़कर वो सीधे लाइब्रेरी की ओर दौड़ा और काम में इतना व्यस्त हुआ कि अपनी दूसरी चाबी लेने जाने का उसे होश नहीं रहा। लंच के समय जब वो घर पहुंचा, चाबी जेब में नहीं थी। याद आया कि चाबी तो सुबह वो ले ही नहीं गया था। वो उल्टे पांव सुमन की लाइब्रेरी की ओर दौड़ा। वहाँ का नज़ारा देखकर पीके हतप्रभ रह गया। डॉक्टर सुमन के सामने मेज पर बैठा था। दोनों के सामने चाय के कप थे और दोनों के दाहिने हाथ एक दूसरे के हाथ में थे और दोनों किसी बात पर ठहाका लगाकर हंस रहे थे। उसने झटके से सुमन का दरवाज़ा खोला था चाबी लेने के लिए, लेकिन दृश्य देखकर झटके से ही दरवाज़ा बंद कर वापस लौट लिया था। उन दोनों ने देखा था और उसके दरवाज़ा बंद करते ही दोनों के और तेज ठहाके सुने थे। उसने सीधे अपनी मेज़ पर जाकर सिर मेज़ पर रखकर वो पंखे के नीचे बैठ गया था। अप्रैल का महीना था और गर्मी का प्रभाव प्रारंभ हो चुका था। ये अंत है, उसने सोचा था। तभी उसे दोनों बच्चों की याद आई थी। वो तड़प उठा था। 3 बजे वो बच्चों को लेने के लिए स्टैंड पर था। बच्चों के आने पर सोचने लगा था कि उन्हें कहाँ ले जाए। तत्क्षण उसने उन्हें सुमन के पास छोड़ आने का निर्णय किया था। माँ के पास जाने की बात सुनते ही बड़े बेटे ने कहा था, मैं जाकर मम्मी से चाबी ले आता हूँ। और बैग उसे पकड़ा कर वो तेज कदमों से माँ की लाइब्रेरी के लिए चला तो छोटे ने भी बैग उसे थमाया और सड़क पार करके बड़े के पीछे भाग लिया था। वो दोनों के बैग थामे बस स्टैंड पर शेड के नीचे बैठ गया था। पीके इंतज़ार करता रहा। परिचित उसे बच्चों के बैग के साथ वहाँ बैठा देखकर पूछते, बच्चे आए नहीं अभी? वो दोनों के बैग की ओर इशारा करता कि वे आ चुके हैं। उसे यह अचंभा होता कि बच्चों के बैग उसके पास थे, फिर भी लोग बच्चों के लौटने की बात पूछ रहे थे। वो जानता है कि लाइब्रेरी में लोगों को पति पत्नी के बीच चल रहे तनाव की जानकारी थी। 1 घंटा प्रतीक्षा करने के बाद भी जब बच्चे नहीं लौटे, उसने दोनों बच्चों के बैग पड़ोसी के घर रखा था और लाइब्रेरी के सामने पार्क में जा लेटा था। धूप का प्रभाव वहाँ कम था और हवा थी कि वो वहाँ लेट सकता था। 6:30 बजे के लगभग उसने सुमन और बच्चों को जाते देखा। वो लेटा रहा। उसे झपकी सी आ गई थी। दोपहर लंच न करने का एहसास आते भी करवा रही थी, लेकिन वो लेटा रहा। हल्की झपकी आई कि उसे नबारिया की आवाज़ सुनाई दी, पीके यहाँ? वो उठ बैठा और बोला, टहलता इधर आ गया, मौसम ठीक लगा तो अंदर आ जाते। चल कोई नहीं, चाय पियेंगे। तुझे घर नहीं जाना? चला जाऊँगा। तेरी तरह मेरी बीवी मेरी क्लास नहीं लेगी समय से घर न पहुँचने पर। वो चुप रहा था। नबारिया से वो सभी बातें साझा कर लेता था, लेकिन नबारिया के उस व्यंग ने उसे विचलित कर दिया और उसने निर्णय किया कि वो भविष्य में कभी भी घर की कोई बात उससे साझा नहीं करेगा। चलें? नबारिया बोला। चलो। और बेमन से वो नबारिया के साथ हो लिया था। चाय पीते हुए वो कुछ देर पहले के अपने निर्णय पर कायम नहीं रह सका।
नबारिया समझ रहा था कि घर में कुछ गड़बड़ अवश्य है, इसीलिए पीके पार्क में लेटा हुआ था। कुरेदने पर पीके छुपा नहीं सका और चाबी प्रकरण बता दिया था, लेकिन सुमन के कमरे में डॉक्टर तनेजा के होने की बात वो छुपा गया। पहले भी उसने तनेजा के बारे में उसे नहीं बताया था, जबकि सुमन के साथ होने वाले झगड़ों के विषय में बता देता था। फिर भी बहुत कुछ छुपा जाता था। उसे लगता कि नबारिया के साथ आधा अधूरा ही सही साझा करने से उसका मानसिक तनाव कम हो जाता था। एक दिन नबारिया ने कह दिया था, पीके बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। कहो। पीके का स्वर उदास था। सुमन सच में तेरे लायक नहीं। लंबी आह भरी थी पीके ने, और नबारिया उसके आगे कुछ नहीं बोला था। उसे अफसोस हुआ था कि उसने ये कहकर सही नहीं किया था। पीके का मन फिर उखड़ गया था और जल्दी से चाय सुड़क कर उसने चलता हूँ कहकर चला गया था। नबारिया उसे जाता देखता रहा था और एक बार फिर सोचा था कि उसने सही नहीं किया था, लेकिन जुबान से निकली बात वापस नहीं लौट सकती थी और मित्र होने के नाते सच ही तो कहा, उसने सोचा था, लेकिन इतना कटु सत्य नहीं कहना चाहिए था। घर पहुंचने के बाद जिस बात की पीके ने कल्पना नहीं की थी वो हुआ था। बच्चे अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे और सुमन दफ्तर के कपड़ों में कुर्सी पर बैठी उसी का इंतज़ार कर रही थी। वो सीधे बच्चों के कमरे में चला गया और वहाँ पड़ी कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि सुमन की तेज़ आवाज़ उसे सुनाई दी थी, मिस्टर कुमार, आपसे बात करनी है। सुमन के संबोधन से चौंका था पीके। पहली बार इस टोन में बात की थी सुमन ने। वहीं से बोला था वो, कहें श्रीमती सुमन शर्मा। मैं केवल सुमन हूँ, शर्मा आप अपने पास रखें मिस्टर प्रेम कुमार, अटेंडेंट। ये दूसरी चोट थी जो पीके के सिर पर घन की भांति पड़ी थी। पीके को लगा था कि कमरा घूम रहा था और उसकी कुर्सी तेजी से इधर उधर हो रही थी, अंधड़, तेज और तेज। मुझे आपसे बात करनी है प्रेम कुमार शर्मा। सुमन की आवाज़ पूर्वत थी। वो चुप रहा। कुछ देर बाद सुमन दहाड़ती हुई उसके कमरे में पहुंची और बोली, आपने अपने को समझा क्या रखा है मिस्टर? मैं 3 बार आपको बुला चुकी हूँ और मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ सुमन, मुश्किल से पीके की आवाज़ फूटी। मिस्टर शर्मा, मेरे अधीन 4 अटेंडेंट हैं। तो तमतमाया हुआ पीके कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ा, लेकिन कुछ सोच कर रुक गया और ऊंची आवाज़ में बोला, सुमन, मैं तुम्हारा पति हूँ। थे। सुमन की आवाज़ तीक्ष्ण थी। मतलब? पीके की आवाज़ मरसी गई थी। जी, आज के बाद नहीं रहे। मैं कल कमला नगर शिफ्ट कर रही हूँ। कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पीके को। कह तो गया पीके, लेकिन जानता था कि उसे फ़र्क पड़ेगा। वो सुमन के बिना तो अब रह सकता था, लेकिन बच्चों के बिना? एक क्षण बाद ही वो बोला, बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। पापा। दोनों बच्चे उठ बैठे। जो माँ पिता को लड़ता चुपचाप लेटे सुन रहे थे और दोनों ने आंखें बंद कर रखी थीं। दोनों अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म में ही थे। दोनों बच्चों ने एक स्वर में कहा, पापा, हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे। पीके सिर थामकर कुर्सी पर ढह गया था। एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला था। मैं कल डॉक्टर तनेजा के साथ शिफ्ट कर रही हूँ। कान खोल कर सुन लें प्रेम कुमार अटेंडेंट। पीके के सिर पर फिर घन बजा था और उस पर अर्ध बेहोशी सी छाने लगी थी। ओहो, बेहद पीड़ाजनक, सुनकर विनोद पांडे बोला, लेकिन आपने ये हुलिया कैसे? छोटी सी कहानी आगे की विनोद बाबू। पीके ने आगे कहना शुरू किया। सुमन डॉक्टर तनेजा के साथ लिव इन में रहने लगी। बच्चे उसके साथ रहे और मैं अकेले। 6 माह बाद सुमन ने तलाक के कागजात भेजे। मैंने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। जल्दी ही हमारा तलाक हो गया। सुमन ने डॉक्टर से शादी कर ली और डॉक्टर ने उसके नाम रोहिणी में एक फ्लैट खरीद दिया। सुमन का प्रमोशन हुआ और वो नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस लाइब्रेरी में डिप्टी लाइब्रेरियन बनकर चली गई। तलाक के बाद मैंने उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की थी। उसके नॉर्थ कैंपस में रहते हुए मित्र लोग कभी कोई सूचना दे दिया करते थे जिसमें मेरी कोई रुचि नहीं रहती थी। इस कान से सुनता और उस कान से निकाल दिया करता था। मेरा आखिरी प्रश्न पीके, पूछें? आपका ये हुलिया, आखिर नौकरी तो आपने की ही और पेंशन भी मिली होगी। कि मेरा प्रमोशन भी हुआ था। मैं भी सेमी प्रोफेशन असिस्टेंट बना, लेकिन सुमन के कहने पर मेरे डिप्टी लाइब्रेरियन ने मेरे खिलाफ झूठा केस बना दिया और रिटायरमेंट से पहले मुझे सस्पेंड कर दिया गया था। कैसा केस?
प्रकाशक से कमीशन खाने का। कमीशन? जी, प्रकाशक ने मुझे केवल 2 डायरी और 2 कैलेंडर दिए थे जो मैंने मित्रों को दे दिए थे, और प्रकाशक ने गवाही में भी यही कहा कि उसने केवल डायरी और कैलेंडर दिए थे, लेकिन प्रशासन नहीं माना और जब तक केस चलेगा आपको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन फंड आदि कुछ तो मिला होगा। मिला था, पीके धीमे स्वर में बोला। नबारिया और मैंने मिलकर हापुड़ के पास एक कोल्ड स्टोरेज खोला था। मैंने अपनी सारी पूंजी इसमें झोंक दी थी। जगह नबारिया की थी और क्या? नबारिया ने भी मुझे धोखा दिया, सारी पूंजी हजम कर गया। उसने किसी अन्य को कोल्ड स्टोरेज बेच दिया था। पीके के स्वर की पीड़ा उसे अंदर तक छील गई। विनोद बाबू, जब समय खराब होता है तब दुनिया साथ नहीं देती। वो कुछ उत्तर देता इससे पहले ही सामने डीटीसी बस आकर रुकी और उसकी ओर हाथ हिलाता पीके बस में चढ़ गया था। बस के पीछे नंबर स्पष्ट नहीं था। वो बस को जाता देखता रहा। एक बार उसका मन हुआ कि वो भी दौड़कर बस में चढ़ ले, लेकिन बस स्पीड पकड़ चुकी थी और वो उसे जाता देखता रहा था। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कहानीकार रूप सिंह चंदेल जी की लिखी हुई कहानी पीके, एक बेमेल दंपत्ति के वैवाहिक जीवन की दुखद कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।